नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजेंडा एट 9 में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे सोना और चांदी की। जी हां, सोना और चांदी जो कल तक रिकॉर्ड पर थे, आज जमीन पर नजर आ रहे हैं। हर दिन नए रंग, हर दिन नई चाल, कभी आसमान छूती कीमतें तो कभी अचानक बड़ी गिरावट। आज भी सराफा बाजार में सोना चांदी धड़ाम हुए हैं। चांदी एक ही दिन में 45,000 रुपए तक लुढ़क चुकी है, तो वहीं सोना भी 2 दिन में करीब 7,000 रुपए सस्ता हो गया है। ऑल टाइम हाई से देखें तो सोना करीब 26,000 रुपए नीचे आ चुका है और चांदी तो 1,60,000 रुपए तक टूट चुकी है। अब सवाल यही है कि गिरावट क्यों आई है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह खरीदारी का सही मौका है? कमोडिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिकॉर्ड तेजी के बाद अब मुनाफा वसूली हो रही है। ऊंची कीमतों पर निवेशकों ने प्रॉफिट बुक किया, फिजिकल डिमांड घटी और डॉलर की मजबूती ने भी दबाव बढ़ाया। लेकिन आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि शादी या जरूरी खरीदारी वालों के लिए ये मौका बुरा नहीं है। एक्सपर्ट्स की सलाह है, सोना करीब 1,50,000 रुपए और चांदी 2,25,000 रुपए के आसपास धीरे धीरे किश्तों में खरीदना समझदारी होगी। यानी घबराइए नहीं, जल्दबाजी भी नहीं। सोना चांदी में अब रणनीति से कदम बढ़ाने का वक्त है। तो देखिए, सोना चांदी में आज भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी जो टूटी है वो 14,000 के करीब है। सोना भी सस्ता हो गया 1,000 रुपए। तो चांदी की कीमत में जबरदस्त गिरावट फिलहाल जारी है, ये कहा जा सकता है। और आज के भाव की अगर हम बात करें तो 2,41,184 प्रति किलो, और ये एक दिन की गिरावट है। 45,000 तक की गिरावट है एक दिन की। सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट दिखाई दे रही है। आज के भाव की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1,51,489 प्रति 10 ग्राम। और अगर हम आज की गिरावट की बात करें तो 1,000 रुपए ये कम भी हो गया है। तो 2 दिन में सोना 7,000 रुपए सस्ता हो चुका है। लोगों को लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तेजी से सोना चांदी बढ़ रहा था, दामों में इजाफा हो रहा था, उन्हें देखकर लगता था कि शायद अब कमी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से ये जो रेट है वो कम हुए हैं, इसका आकलन कर पाना मुश्किल था। और ऐसे में अब लोगों के लिए राहत है। शादी का सीजन भी है, तो लोग चाहें तो वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि अभी ज़्यादा दाम पर हम सोना चांदी की खरीदारी कर लें और आने वाले समय में ये दाम और भी ज़्यादा कम हो जाए। तो थोड़ी सी यहाँ पर असमंजस है। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम आपको बता दें कि जिस तरह से सोना और चांदी में कमी आई है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि शायद हमने ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन ऐसा हो गया है। इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ हेमा गुप्ता जी जुड़ी हुई है, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सुरेश मनचंदा जी जुड़े, मार्केट एक्सपर्ट हैं। ये भी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हेमा जी, सबसे पहले रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन सोना चांदी के दामों में जो गिरावट आई है, लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है। गीतू जी, पहले तो गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप इनवाइट करते हैं और हमारी राय दर्शकों तक रखते हैं। अच्छा, अब रही बात सोने की, तो मैं आपको बताऊं, रियली में लोग खुश हो गए हैं क्योंकि सोने का डाउन रेट आया है। लेकिन आप उनका समझिए जिन्होंने जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, या फिर ये कहिए कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं उन्हें तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन जिन लोगों की ऊपर पे पोजीशन अटकी हुई है 1,60,000 के भाव पे जिन्होंने बाय कर रखा है या 70 पे बाय कर रखा है। क्योंकि देखिए, मार्केट का जो जब सेंटीमेंट तेज हुआ था और चांदी ने जब 4 लाख का क्रॉस किया था, तो वहां पे बाजार के अंदर एक नई बाइंग आई थी। तो लोगों ने खरीदारी भी की है ऊपर के लेवल पे। जो लोग परेशान हैं, और इस टाइम तो आपको पता ही है मेन अट्रैक्शन बना हुआ है सोना चांदी दुनिया के लिए। तो ये तो अच्छा ही है कि प्राइस नीचे आए हैं, और हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगी। तो आइए, तो लोगों के लिए अच्छा है टाइम, ठीक टाइम है ये परचेज करने का, बिकॉज आगे आगे हम दोबारा ऊपर के रेट इसमें देखेंगे। बिल्कुल, यानी ये सही समय है। अगर कोई परचेसिंग करना चाहता है तो कर सकता है। सुरेश मनचंदा जी, ये बताइए कि आखिर वजह क्या रही, क्यों एकदम से दाम बढ़े और अचानक से गिर जाते हैं? देखिए गीतू जी, जो दाम बढ़ने का जो कारण है वो सभी के सामने है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी इंटरनेशनल बाजारों के अंदर में रही। और उसके बाद में हमने ये देखा कि जो डॉलर के ऊपर पे लोगों का विश्वास है वो नहीं रहा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चांदी का जो यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात आ जाती है कि क्या ये गिरावट वाकई के अंदर में इसको गिरावट के तौर के ऊपर पे लेना चाहिए। आप ये देखिए कि सोने ने सफर कहां से शुरू किया। सोने ने सफर शुरू किया, अगर मैं 2010 से भी इसका आंकलन लेना करना चाहूं,
तो 10,000 रुपए के आसपास से उस समय पर रेट हुआ करते थे 2010 के अंदर में। तो 10,000 रुपए से आप इसको 1,60,000 70,000 रुपए पर जाते हुए आप देखते हैं, लगातार कंटिन्यूएशन के अंदर में इसने आपको एक रिजल्ट्स दिए हैं। अभी तो साल की शुरुआत हुई है और इस साल की शुरुआत के अंदर जनवरी महीने के अंदर में जो हमने मोमेंटम देखा और तकरीबन तकरीबन जनवरी के अंदर ही 30 से 40% की जो हमने रिटर्न आते हुए देखी गोल्ड के अंदर में और सिल्वर के अंदर में, तो अभी एक छोटी सी एक मैं कहूंगा ये करेक्शन है। और इस प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर पे और इस करेक्शन के अंदर में कई बार क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स को यूज करते हैं, जैसे अभी हेमा जी ने भी कहा कि जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं और वो तो अभी प्रॉफिट खा रहे हैं, क्या ये मान करके चला जाए कि जिन्होंने नीचे से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे सोने और चांदी के अंदर में इन्वेस्ट किया था और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स यूज किए थे और टर्मिनल्स पे ही इन्होंने परचेजिंग की थी, कोई फिजिकल बाइंग नहीं की थी, उनका प्रॉफिट बुकिंग करना जायज भी था। दूसरी सबसे इसके अंदर में इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि चांदी के अंदर में जो हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा उस और ऊपरी स्तरों से करीब करीब ये 40% से ज्यादा लुढ़क गई, तो क्या अब यहां पर भी सोने और चांदी के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम के अंदर ही यहीं पर इसी चैनल के ऊपर पे बोला था कि हमें सोने और चांदी के अंदर में बाइंग जरूर करनी चाहिए और निश्चित तौर के ऊपर पे ये बाइंग का जो सिलसिला है वो हमें कंटिन्यूएशन के अंदर रखना चाहिए। जब भी डिप आए वहां पर एक खरीदारी करनी चाहिए और आपके पास अगर निवेश करने के लिए 100 रुपया है तो उसमें से कम 10 रुपया जो है आप सोने और चांदी के अंदर में जरूर लगाएं। देखिए, अभी तो बाजारों के अंदर में करेक्शन है, अनस्टेबिलिटी अभी भी बाजारों के अंदर बनी हुई है। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का एक बार फिर से जो टसल है वो शुरू हो चुका है। अब युद्ध जैसी स्थितियां फिर से पैदा होने लगी हैं, वहां पर रशिया और यूक्रेन अभी भी शांत नहीं हो रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इस समय पर क्या वाकई के अंदर वो समय आ गया है जहां पर हमें सोने और चांदी से बिल्कुल ही एग्जिट करना चाहिए? नहीं, यहां पर सोने और चांदी के अंदर ही आपको पोजीशंस बनानी चाहिए लॉन्ग टर्म। देखिए, जब भी आप सोने और चांदी की बात करें तो लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स के साथ चलना चाहिए। यहां पर हमने एक बबल जरूर बनते हुए देखा था, लेकिन मैं इसको बबल नहीं कहूंगा। सोने के अंदर में कितनी गिरावट आई है, 1,60,000 65,000 रुपए से सोना जो है 1,51,000 रुपए पर आया, तो ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। पहली बात, यहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर दिखाई देती है, जैसा कि हेमा जी ने कहा कि धीरे धीरे करके और इसके अंदर में पोजीशंस बनानी चाहिए और हर महीने यहां पर अगर यथासंभव हो सके तो 1,000 रुपए 2,000 रुपए गोल्ड और सिल्वर के अंदर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के तौर के ऊपर पे बने। क्योंकि आने वाले समय के अंदर में जहां पर एआई अपनी जगह बना रही है ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच के अंदर में, तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी आएगी उसके अंदर में आपके मेटल्स का बहुत जबरदस्त रोल होने वाला है। आप ये देखिए कि अभी अमेरिका और भारत की जो डील हुई है वो भी एक संकेत थे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है। डॉलर स्टेबलाइजेशन की वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर में एक प्रेशर आया है। इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा हमें उनकी साइकोलॉजी को थोड़ा हमें समझने की जरूरत होती है। देखिए, जो वो इन्वेस्ट करते हैं वो ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कहां कहां पर और कैसे कैसे आ रही हैं। जब वो ये देखते हैं कि अनसर्टेनिटी बाजारों के अंदर आ रही है तो वो तुरंत इक्विटी मार्केट से मूव करके और गोल्ड और सिल्वर की तरफ आते हैं और वो वहां ज्यादा वेट नहीं करते। और जब वहां पर उनको ये समझ में आता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया है, शायद यहां पर कोई भी गवर्नमेंट या इंटरनेशनल सिनेरियोज इसके अगेंस्ट में बदले जा सकते हैं, तो इमीडिएट हम वहां पर हैवी सेलिंग्स भी देखते हैं। यही एक वजह होती है जब आप एक बड़ी बाइंग देखते हैं और एक बड़ी सेलिंग देखते हैं जी। बिल्कुल। इसको एक थोड़े से और एनालिटिक्स के साथ में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक डेटा के साथ भी मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर में ही करीब हर साल हमें 9,000 मीट्रिक टन चांदी की जरूरत पड़ती है, 9,000 मीट्रिक टन। और गोल्ड जो है, गोल्ड की तकरीबन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 1,000 मीट्रिक टन के आसपास की है। ये किसी भी जो सेंट्रल बैंक है उससे, उस सेंट्रल बैंक की बाइंग से बड़ी बाइंग है। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि क्या ये जो सेलिंग आई इसमें क्या सेंट्रल बैंक्स ने सेलिंग की है? नहीं की है, बल्कि सेंट्रल बैंक्स की यहां पर बाइंग आई है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के साथ में मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। जो लोग ये सोचते थे
कि 12,000 रुपए पर गया हुआ सोना हम 10,000 रुपए पर खरीदेंगे, थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तो, और 10,000 रुपए का लेवल नहीं मिला, और जो ये लोग ये सोच रहे होंगे कि जी 1.25 लाख रुपया जब आ जाएगा या 1,30,000 रुपए का जब भाव सोने के अंदर आएगा तब हम गोल्ड के अंदर में बाइंग करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि 1,25,000 1,30,000 का जो भाव है वो शायद अभी हम नियर फ्यूचर के अंदर में नहीं देखें। जी, यानी कि अभी जो मार्केट है फिर से स्टेबिलिटी लेगी, हेमा जी, यही माना जाए। अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी की, तो हम क्या माने कि जो सराफा मार्केट है उस पर कितना असर पड़ा है, और जो लोग ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या ये सही समय है? आप क्या राय देंगे? देखिए बिल्कुल फ़र्क तो यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि आप ये समझिए कि जो रेट 60,000 तोले का होता था, 60 से 80,000 का एक हम रेंज देखते थे गोल्ड के अंदर। बेसिकली पिछले कुछ सालों में हमने यही रेंज में गोल्ड को ट्रेड होते हुए देखा है। तो अचानक से वो रेंज क्रॉस होने के बाद 1,70,000 तक हाई बनाया है गोल्ड ने। तो देखिए कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा फिजिकल बिजनेस के ऊपर। सराफे वाले जो बैठे हैं जी। उनकी बाइंग कम हो गई है, उनकी बाइंग नहीं मतलब उनके पास कस्टमर कम हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर की कैपेसिटी भी श्रंक हो गई है, खरीद नहीं पा रहे हैं इतना। जो मजबूरी में जिनके फंक्शंस है या शादी है उन्होंने ही परचेज किया। लेकिन बिल्कुल। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जेपी मॉर्गन का एक कोट है, ओनली गोल्ड इज रियल, अदर्स आर क्रेडिट। ठीक है, कि मतलब आप देखिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट क्लास है गोल्ड, तो गोल्ड ही रियल है, बाकी जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है या जो भी आप सेविंग करते हैं वो सब क्रेडिट है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके बैंक अकाउंट में रखी रहती है। एक गोल्ड ही ऐसी कमोडिटी है जो आपके पास रियल फॉर्म में, और वही रियल है। कल को देखिए कि अभी जियो पॉलिटिकल जो टेंशन क्रिएट हुई उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई। सबने क्या किया, एसेट की तरीके से गोल्ड और सिल्वर ही तो स्टोर करने शुरू किए। जैसे सुरेश जी ने अभी बताया कि हमारी जो कंजप्शन है उससे ज्यादा मतलब सेंट्रल बैंक की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि लोगों ने परचेज करना शुरू किया, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो कंट्रीज हो या रिटेल इन्वेस्टर हो, सबका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया जी हमें ये खरीदना है। बिल्कुल। तो मैं कहूंगी कि ये जो गिरावट आई है इससे बिल्कुल नहीं डरना, ऐसी गिरावट आगे भी आएगी, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। कि 20,000 पॉइंट करेक्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ये भी देखा कि देखिए एक हेमा दिन जी, देखिए ज्वेलरी के लिए भी सही है, दूसरा ये एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी सही है। अगर अभी हम कुछ परचेसिंग कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में तो बढ़ेगा ही रेट ना, यही माना जाए। बिल्कुल माना जाए, और आने वाले दिन तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वीक में ही आपको गोल्ड के रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो मेरा अनुमान है, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन है वो जी। ये है कि अगले हफ्ते में ही हम 5,000 से 10,000 तक गोल्ड को बढ़ते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये सही समय सुरेश जी, ये माना जाए कि अगर जिन लोगों को गोल्ड और चांदी खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, और ज्यादा इंतजार ना करें कि कम होगा तब खरीदेंगे। अनम्यूट कर लीजिए तो सर वो आपकी सही समय हाँ, है। ठीक है बोलिए। वो गोल्ड जब भी आप खरीदेंगे तो वो सही समय है। आपको उसके अंदर ये नहीं देखना कि आज एक महंगा हो गया है तो मुझे आज इसमें एंट्री लेनी है, आज सस्ता हो रहा है तो इसके नीचे जाने का और इंतजार करना जी। चाहिए। रीजन क्या है, देखिए साइकोलॉजी को समझते हैं हम थोड़ा सा। अब अनसर्टेनिटी किसको कहा जाता है और बाइंग कहां से आती है? अगर मैं एक उदाहरण के तौर के ऊपर लूं कि इस समय पर अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर में एक टसल चल रही है और युद्ध बिल्कुल। जैसी स्थितियां पैदा हो रखी हैं, तो ईरान का जो इस समय पर प्रॉपर्टी का मार्केट होगा या अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स होंगे या उसके बैंक्स के अंदर में रखी हुई एफडी होंगी, उनकी वैल्यू क्या होगी? दैट इज अ जीरो, नंबर वन। अब ईरानियंस क्या करेंगे? ईरान का जो वैल्यू है रूपी का, वहां की ईरान की जो करेंसी है, उस $1 की कीमत 15 लाख ईरानियन रुपी है। 15 लाख। जहां पर हम हिंदुस्तान के अंदर में 90 रुपए $1 की कीमत पर बहुत शोर कर रहे हैं, वहां ईरान की ये वैल्यू है इस समय पर रुपए की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर यह समझनी पड़ेगी कि इस समय पर ईरान वालों के पास में ऐसी कौन सी टूल है कि कल को अगर वहां से उनको माइग्रेट करना पड़ता है युद्ध के हालात के बीच के अंदर में, या शिफ्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज के बीच में, तो उनके पास में ऐसी कौन सी करेंसी है जिसको वो मूव करवा सकते हैं? दैट इज द गोल्ड। गोल्ड को आप पॉकेट में रख करके ले जा सकते हैं। गोल्ड को आप छोटी सी आइटम, देखिए 1 किलो जो है वो छोटा सा एक बिस्किट है, उसको आप कहीं पर भी ट्रेवल करवा लोगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड की कीमत विश्व के हर बाजार के अंदर में आपको समान मिलेगी।
यानी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर में वो गोल्ड आता है तो उसकी कीमत वही होगी, और अगर वो यूएस मार्केट में जाता है तो उसकी कीमत सेम होगी, उसके अंदर में कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसलिए गोल्ड जो है हमेशा से एज अ सेफ हेवन के तौर के ऊपर पे लिया जाता है, और इन्हीं कारणों से गोल्ड की जो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। हमने यूक्रेन को देखा, जब यूक्रेन के लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे तो उनके पास एक ही तो एसेट होगी ना, गोल्ड, जिसको वो मूव करवा सकते हैं। ना तो वो एफडी को मूव करवा सकते हैं, ना वो प्रॉपर्टी को मूव करवा सकते हैं, ना कोई और अदर प्रॉपर्टी को वो मूव करवा सकते हैं। मूवेबल जो आइटम है दैट इज ओनली गोल्ड। और गोल्ड को क्योंकि किसी दूसरी कंट्री में गए वो, वहां पर उनके रुपए की जो वैल्यू होगी वो निश्चित तौर के ऊपर पे वो उनको नहीं मिलेगी जो एक गोल्ड की वैल्यू वो मिलेगी। अब यहां पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी होगी कि इंडिया के प्रोस्पेक्ट के अंदर में भी इस समय पर भी हम जो देख रहे हैं वो यही है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। और जो लोग गोल्ड के अंदर में, सिल्वर के अंदर में, क्योंकि ये तो हमारे बुक्कों ने भी हमें यही सिखाया था कि भाई जी। जब भी आपके पास में थोड़ी सी सेविंग बचे तो निश्चित तौर के ऊपर पे आप सोने और चांदी के अंदर ही आप इन्वेस्ट कीजिए और उससे ज्वेलरी लेकर के आइए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो जो ऑर्नामेंट्स बनाने का जो कल्चर भारत के अंदर हम्म में आया वो हम्म। यही आया कि मुसीबत का बिल्कुल, यानी आपका ये जो साथी सिर्फ एक है। टेक्निक है इन्वेस्टमेंट की बरसों पुरानी है, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते थे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोने चांदी के दामों में गिरावट दिखाई दे रही है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? ये माना जाए आने वाले हफ्ते में भी ये गिरावट जारी रहेगी, या ये सही समय है जो लोग इस वक्त परचेजिंग करना चाहते हैं सोने चांदी की, उन्हें खरीद लेना चाहिए? क्या कहेंगे? मैम, आपको, आपके ये को पैनलिस्ट को और आपके व्यूअर को नमस्कार। तो एक्चुअली क्या था कि जो ये गोल्ड और सिल्वर में जो गिरावट आई है उसके पीछे तीन मेजर मेजर रीजन जो मैं बताना चाहूंगा। पहला तो ये था कि 31 जनवरी को ट्रम्प साहब ने केविन वास को वहां पर फेडरल बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया था। तो उनको लार्जली ये माना जाता है कि वो जो है बहुत हॉकिश नेचर के हैं, और वो जिस तरीके से उनकी पॉलिसी रहती है ट्रम्प की बहुत एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट कट करने की, वैसा उनका नेचर नहीं है, जिसकी वजह से ये जो है लार्जली जो शार्प जो फॉल आया है गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेज में वो आया था। दूसरा जो मेजर रीजन था वो बिकवाली थी, क्योंकि जब कोई चीज जब 75-80 हजार से अचानक से आप 4,30,000 4,21,000 पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वो एक दूसरा रीजन था। तीसरा रीजन ये भी था कि जैसे पहले जो जो रेट बढ़ा था गोल्ड और सिल्वर का, उसमें 2-3 रीजन थे, जैसे पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल टेंशन थी, यूएस ईरान का चल रहा था, वेनेजुएला के इन्होंने प्रेसिडेंट को किया था, टैरिफ वार थी, इनकी वजह से सारे बढ़े थे। अभी मुझे लगता है कि जो है एक तो केविन मार्क्स का जो फैक्टर था वो था, दूसरा ये था कि आपने देखा होगा डॉलर इंडेक्स जो है वो अपने लो से इमीडिएटली कुछ टाइम पे ही लगभग 2.5% ऊपर हो गया था। तो अगर आप लार्जली माने मार्केट में, तो डॉलर इंडेक्स उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस के। तो जैसे ही अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इसके प्राइजेस घटेंगे, और अगर डॉलर इंडेक्स घटता है तो उसके प्राइजेस बढ़ते हैं। तो ये जो 2-3 रीजन थे जिसकी वजह से, और तीसरा एक और रीजन था कि जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज था उसने वहां पर जो चांदी का जैसे था कि 40% के आसपास का, वहां पे अप टू 40% उसने मार्जिन एक्सपेंशन भी किया था, जिसकी वजह से वहां पर जो उनकी जो कमोडिटी को जो ट्रेडिंग की जो कॉस्ट थी वो भी बढ़ गई थी। तो इस वजह से भी काफी जो स्पेकुलेटर्स थे उन्होंने वहां पर उसको सॉल्व किया था। तो ये जो 3-4 फैक्टर थे, इसकी वजह से जो सोना और चांदी था वो ऑल ऑफ सडन जैसे 37% का फॉल आया चांदी के प्राइजेज में, या लगभग 17-18% का फॉल आया गोल्ड के प्राइजेज में, ये हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में क्योंकि स्पेकुलेटर वर्क करते हैं तो ये दिक्कत आती है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड और सिल्वर में तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सारी चीजें हैं वो इंटैक्ट हैं। गोल्ड की अपनी एक जो एसेट की वैल्यू है वो ऑलरेडी कंटिन्यू रहेगी, और वो स्कार्सिटी वाला कमोडिटी है जिसकी हमेशा स्कार्सिटी रहेगी, तो इसके प्राइजेस लॉन्ग रन में बढ़ने हैं। और साथ में सिल्वर का भी जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी कहीं घटने वाला नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज ऑलरेडी उसका होता है, सोलर में होता है, ईवी में होता है, बहुत सारी और दूसरी चीजों में होता है, वो होता रहेगा। और साथ में जिस तरीके से चाइना और कुछ अदर कंट्रीज उसको होल्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको स्पेशली जो चांदी को जो होल्डिंग का चल रहा है, बिकॉज वो
हालांकि रेयर अर्थ मेटल नहीं है, बट ठीक है, उसका चूंकि इंडस्ट्रियल यूज होता है तो चांदी, तो चाइना उसको ये मानता है कि ये भी एक ऐसा मेटल है जिसको आगे जाके वो एज ए वीपन यूज कर सकता है, तो इस वजह से वो भी होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शॉर्ट टर्म में आपको इस तरीके की जो वॉलेटिलिटी है सोना और चांदी के प्राइजेस में वो आपको दिखाई देगी। जी बिल्कुल। तो हेमा जी, फिलहाल क्या माना जाए, क्लोजिंग कमेंट में आप क्या कहेंगी, फिलहाल किस तरह से मार्केट बना हुआ है और क्या स्टेप कंज्यूमर्स को उठाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल तेजी का मार्केट बना हुआ है और हमने कल भी रात को मार्केट को तेज होके बंद होते हुए देखा। मतलब 1,55,000 पे हमने सोने को बंद होते हुए देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो हफ्ता आने वाला है, यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी और बाजार में मतलब 1,60,000 के ऊपर मुझे गोल्ड दिखता है। और डेफिनेटली आप भी ये रेट देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल घबराइए मत, बाइंग कीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो बाइंग करके एक साइकिल को समझिए बाजार के, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सिर्फ खरीद के ही चलेंगे, बेचेंगे नहीं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो एमसीएक्स में काम कर रहे हैं वो साथ साथ में मुनाफा वसूली भी करते रहिए, क्योंकि आप एक बात समझिए कि गोल्ड सिल्वर के साइज इतने बड़े हो गए हैं, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी भी बहुत बढ़ चुकी है अब। तो हम देखते हैं कि 8,000-8,000 पॉइंट, 10,000 पॉइंट की तेजी मंदी एक दिन में आ जाती है गोल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। ये मेरी सलाह है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। आप ये समझिए, आपने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर ली और भूल जाइए, क्योंकि ये आपकी कल की लॉटरी है, कल का जैकपॉट है। आप उसे आज मत देखिए। और मैं तो हर रेट पे सलाह देती हूँ गोल्ड सिल्वर परचेज करने के लिए। और आप देखेंगे कि जैसे अचानक से लोगों में ये बात होनी शुरू हो गई कि चांदी ही सोना बन गई, क्योंकि आपने इतने बढ़ते हुए रेट देखे। तो ये तो एक्सपेक्टेड ही था। देखिए, ऐसा नहीं होता जो मेटल है। और मैं तो अब कॉपर की भी बात करती हूँ। आप आगे आने वाले टाइम में कॉपर में भी एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी बात किसी और दिन करेंगे। बट वही है कि सोने और चांदी में मेरी तरफ से हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग ही रहती है। बट शॉर्ट टर्म को एक साइकिल को समझ के, प्रॉफिट बुकिंग को समझ के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी सलाह जो मेरी रहती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, वो रिस्क मैनेजमेंट है। जी। कहीं ना कहीं अगर आप एमसीएक्स में काम कर रहे हैं तो रिस्क को मैनेज करके चलिए, क्योंकि वो पैसा जो एक बार चला जाता है बाजार में वो वापस नहीं आता। और लोग जनरली क्या करते हैं कि पैसे को रिकवर करने के लिए और पैसा लगाते हैं, वहां पे भी वो नुकसान खाते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन सही नहीं होते। तो बिल्कुल। कहीं ना आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ के ही काम करना पड़ेगा। 100 रुपए है तो सिर्फ 20 रुपए का ही सौदा करें। वैसे तो ये भी अभी टाइम नहीं है, क्योंकि मार्जिन एक्सचेंज के बहुत बढ़ चुके हैं, आपने भी देखा होगा। जहां पहले 10% का मार्जिन लगता था, वहां पे अब 70-80% का एक्सचेंज का मार्जिन लग रहा है। तो बड़ा डिफिकल्ट सा हो गया काम करना। लेकिन आप ईटीएफ पे खरीद सकते हैं। कंटिन्यू बाइंग में रहिए। अगला हफ्ता तेजी का है, लेकिन उसके बाद फरवरी के एंड वीक में मैं एक और मंदी देख रही हूँ 20 तारीख के बाद से। तो मुझे लग रहा है कि बाजार उस टाइम नीचे आएगा। बट अभी फिलहाल मार्केट तेज होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। और सुरेश जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पर भी फिलहाल परचेसिंग करते हैं सोने चांदी की, और वो सोचते हैं कि ठीक है 6 महीने बाद हम इसको बेच देंगे तो अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, क्या लग रहा है आपको, उनके लिए सही समय है, एक फायदे का सौदा उनके लिए हो सकता है ये टाइम? बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि गोल्ड और सिल्वर ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर हर डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं तो यहाँ पर आपके दर्शकों से ये भी कहूंगा कि भाई, अगर आपको ये लगता है कि अब 1,50,000 हो गया है सोना और हमारी अभी कैपेसिटी नहीं है बाइंग करने की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फंड जो है गोल्ड के ईटीएफ्स जो हैं, उनके अंदर में 500-500 रुपए, 1,000-1,000 रुपए की आप ईटीएफ्स लीजिए, 2,000-2,000 रुपए की आप चांदी वहां पर परचेज कर लीजिए। और जब आपको लगे कि इसको मुझे अब भुनाना है और फिजिकल लेना है, तो उसके अंदर में आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कभी भी आप फिजिकल भी ले सकते हैं। तो वो कोई बर्डन नहीं आया, आपका पैसा जो है उसके बदले के अंदर में आपको सोना मिल गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर ज्वेलरी इंडस्ट्री की जहां पर बात आती है, देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर में, जब से सोना और चांदी पिछले साल से 2025 के शुरुआती दौर से बढ़ना शुरू हुए, वहां पर हमने ये देखा कि फिजिकल मार्केट के अंदर में भले ही कुछ डिमांड जरूर कम हुई हो, लेकिन वहां पर भी लोगों ने जो इन्वेस्ट किया वो फिजिकल गोल्ड लेकर के, ज्वेलरी की फॉर्म में ना लेकर के, उन्होंने बिस्किट की फॉर्म में, कॉइन्स की फॉर्म में और गिल्ट की फॉर्म के अंदर में परचेजिंग्स की, और हैवी परचेजिंग्स की हैं। दूसरी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के अंदर में पैसा ना लगाने की बजाय गोल्ड और सिल्वर के अंदर में भी काफी पैसा लगाया। इस बात को मैं बिल्कुल खारिज कर सकता हूं कि ज्वेलरी की जो डिमांड है वो कम हुई। निश्चित तौर के ऊपर पे ज्वेलरी मेकिंग ज्वेलर्स को नहीं मिली,
ये एक और बात हो सकती है, लेकिन ज्वेलर से इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर पे ज्वेलरी खूब गई है, गोल्ड खूब गया है और सिल्वर भी खूब गया है। दूसरी जो सबसे बड़ी हमने खरीदारी यहां पर भारत के अंदर में देखी, वो ईटीएफ गोल्ड्स के बीच में और सिल्वर के अंदर में देखी। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स के ऊपर पे लोगों ने खूब जंप करके यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, गोल्ड के ट्रेडेड फंड्स यहां पर उठाए और इस समय जी। पर खूब मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जो जिन लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया था, जैसा कि हेमा जी ने भी कहा और मैंने भी अपने पहले कमेंट में कहा कि अगर आपके पास 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि उसका 10 रुपया जो है, 10% हिस्सा जो है, वो गोल्ड और सिल्वर में भी लगाइए। निश्चित तौर के ऊपर पे लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको सोने बिल्कुल और चांदी निराश नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये ये सदैव बेहतर चमकने तरीका वाली है चीज है। इन्वेस्टमेंट का, जो चाहते हैं छोटी छोटी परचेजिंग पर इन्वेस्ट करें, उसके बाद एक मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।